नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो कई नाम और जगहें जहन में आती हैं। लेकिन आज हम जिस राज्य की बात करने वाले हैं वो महज एक भागीदार नहीं था, बल्कि पूरे आंदोलन का एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड था, यानी क्रूसिबल ऑफ रेजिस्टेंस। वो भट्टी जहां आज़ादी के प्रतिरोध ने असली आकार लिया। हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कैसे एक अकेला राज्य भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। जरा सोचिए, चाहे वो कोई विशुद्ध संवैधानिक आंदोलन हो, हथियारों से लैस उग्र क्रांति हो, या फिर महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण सत्याग्रह। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी बड़े बदलाव हुए, उन सबकी शुरुआत इसी मिट्टी से हुई थी। इस पूरे इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य वैचारिक स्तंभों में देखेंगे। पहला, जन आंदोलन और विद्रोह। दूसरा, सशस्त्र क्रांतिकारी। तीसरा, युवाओं और महिलाओं का उदय। और अंत में आधुनिक बिहार के निर्माता। ये 4 हिस्से हमें बताएंगे कि कैसे इस क्षेत्र ने क्रांति से लेकर शासन तक का सफर तय किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, जन आंदोलन और विद्रोह। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े और नामी नेताओं तक सीमित नहीं थी। इसकी असली ताकत उन किसान और आदिवासी विद्रोहों में थी जिन्होंने मैक्रो लेवल पर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की शुरुआत आखिर कहां से हुई और क्यों हुई? राजकुमार शुक्ल जैसे स्थानीय नेताओं के बुलावे पर गांधी जी का बिहार आना असल में कृषि शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोड़ था। गांधी जी को चंपारण खींच लाने के पीछे एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। ये अंग्रेजों का थोपा हुआ एक ऐसा अमानवीय कानून था जहां किसानों को अपनी ही जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। इसी भयानक शोषण ने गांधी जी को 1917 में बिहार आने पर मजबूर किया और यहीं से भारत में जन्म हुआ उनके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिरोध की ये भावना चंपारण सत्याग्रह से बहुत पहले ही भड़क चुकी थी। मुख्यधारा के आंदोलनों से दशकों पहले ही स्थानीय आदिवासियों और किसानों ने अपने जंगल और जमीन के लिए मोर्चा खोल दिया था। 1820 के दशक में हो और मुंडा विद्रोह, 1831 का कोल विद्रोह, 1855 में सिद्धू कानू का संथाल विद्रोह, 1899 में बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक उलगुलान और 1914 का ताना भगत आंदोलन। ये सारे विद्रोह दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर बगावत की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी थीं। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, सशस्त्र क्रांतिकारी। जन आंदोलनों से थोड़ा आगे बढ़ें तो आज़ादी के लिए एक बहुत ही हाई स्टेक्स यानी उच्च जोखिम वाला सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था। यहाँ एक बहुत ही साफ वैचारिक बंटवारा दिखता है। एक ही मिट्टी में 2 बिल्कुल अलग धाराएं। एक तरफ था शांतिपूर्ण रास्ता, जिसमें सविनय अवज्ञा, उपवास और शांतिपूर्ण प्रदोष शामिल थे, और दूसरी तरफ उग्र क्रांतिकारी रणनीतियां, बमबारी, राजनीतिक डकैती और अनुशीलन समिति जैसे गुट। मजेदार बात यह है कि आज़ादी का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते बिल्कुल विपरीत। इन क्रांतिकारियों का इतिहास बहुत ही बारीकी से दर्ज है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स जैसे अकादमिक स्रोत इन युवा देशभक्तों की उन छोटी छोटी लेकिन अहम कहानियों को प्रमाणित करते हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। ये दस्तावेज उन अनसुने नायकों की बात करते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुप से गए हैं। इन अनसुने किस्सों में एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला नाम है खुदीराम बोस। 1908 में महज 17 साल की उम्र में इस लड़के ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक दिया था। किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन इस दुस्साहस के लिए 17 साल के खुदीराम बोस को फांसी दी गई। इस शहादत ने पूरे इलाके में एक ऐसी राजनीतिक चेतना जगाई जिसने युवाओं को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। एक और बेहद ड्रामेटिक पल आया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मीनापुर पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद जब जुब्बा साहनी को ब्रिटिश अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने बिना किसी डर के भरी अदालत में कहा, मैंने वॉलर को मारा है, उन्होंने नहीं। ये बयान सिर्फ एक जुर्म कबूलना नहीं था, बल्कि अपने 56 साथियों को फांसी के फंदे से बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। और इसके लिए जुब्बा साहनी हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। इसी दौर में कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जो लिटरली एक डबल लाइफ यानी दोहरी जिंदगी जी रहे थे। योगेंद्र शुक्ल और राम विनोद सिंह इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।
ये लोग लोगों की नजरों में गांधी कुटीर जैसे शांतिपूर्ण खादी केंद्र चलाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे यही कुटीर हथियारों की तस्करी और गुप्त बैठकों का अड्डा था। आजादी के लिए फंड जुटाने के लिए इन्होंने राजनीतिक डकैतियां की, ब्रिटिश जेलों में भयानक टॉर्चर सहा, लेकिन कभी टूटे नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, युवाओं और महिलाओं का उदय। अक्सर ये मिथक होता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ उम्रदराज पुरुष नेताओं का अखाड़ा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में युवा संगठनों का जिस तेजी से गठन हुआ वो देखने लायक है। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल की अनुशीलन समिति, फिर 1927 में पटना युवक संघ और 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ। ये सब महज संगठन नहीं थे, ये आजादी के विचारों की फैक्ट्रियां थीं, जिन्होंने पूरे राज्य में राष्ट्रवाद की आग लगा दी। और इस संघर्ष में महिलाओं की भूमिका किसी भी मामले में कम नहीं थी। उनका साहस अकल्पनीय था। सरला देवी ने स्कूली बच्चों से अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करवाया। कुसुम कुमारी देवी ने 1931 में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए। और तो और राधिका देवी और सुनीता देवी जैसी महिलाओं ने दूर दराज के इलाकों में आजादी की चेतना जगाने के लिए पुरुषों तक का भेष धारण किया। सविनय अवज्ञा से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी साबित की। और अब हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, आधुनिक बिहार के निर्माता। विद्रोह और क्रांति के बाद का दौर था निर्माण का। ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ इस राज्य को आकार दिया, बल्कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक और कृषि ढांचे की नींव भी रखी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो गांधी जी के पक्के समर्थक थे और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने किसानों के हक के लिए और जमींदारों के शोषण के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। इन सब का नतीजा क्या हुआ? 1937 के चुनावों का एक बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा है 98। कांग्रेस ने 107 में से 98 सीटों पर भारी जीत हासिल की। इस भारी जनादेश ने श्री कृष्ण सिंह को पहला मंत्रिमंडल बनाने का मौका दिया। और जानते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सबसे बड़ा कदम क्या था? भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ये दशकों से चले आ रहे किसान संघर्षों का एक बहुत बड़ा और सीधा परिणाम था। इस पूरे ऐतिहासिक सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। अगर शांतिपूर्ण प्रतिरोध की ताकत और हथियारों से लैस क्रांति का साहस दोनों के बीच एक ही मिट्टी में बोए गए थे, तो इतिहास का वो गहरा द्वंद्व आज के हमारे आधुनिक समाज को कैसे परिभाषित करता है? दोनों रास्तों ने मिलकर जिस आज़ादी को सींचा है, उसकी गूंज आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में साफ सुनाई देती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।